हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का अपना स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हो रहा है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बड़ा टॉपिक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में 2 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज तीसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 92 क्वेश्चंस तक हम लोग टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। और आज 93rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला 93rd क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में सत्य है या है। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87(1) अनुच्छेद 87(1) के अनुसार संसद के दोनों सदन को एक साथ बैठा करके संयुक्त बैठक या सत्र को संबोधित करता है। और संविधान लिखता है इस संदर्भ में कि जब लोकसभा का चुनाव हो, नवीन लोकसभा का गठन हो, तो उसके पश्चात जो संसद का पहला सत्र होगा, उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठा करके अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। और प्रति वर्ष के आरंभ का जो पहला सत्र होगा, उसमें भी अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। तो लोकसभा के निर्वाचन के बाद, साधारण निर्वाचन के बाद जो प्रथम संसद की बैठक होगी, सत्र होगा, उसमें दोनों सदन को एक साथ बैठा के संबोधित करेगा अनिवार्य रूप से। और वर्ष का जो पहला सत्र होगा, उसमें भी दोनों को बैठा के करेगा। आर्टिकल 87(1). तो पहला है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। बिल्कुल सही है, ये अनिवार्य है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु स्वविवेक का विषय होता है। नहीं, ये गलत है। स्वविवेक का विषय का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसके मन में जो बातें होती है, वही बात वो संसद के समक्ष बोलता है या अभिभाषण में रखता है या संसद के सत्र को संबोधित करने के दौरान बोलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। यह स्वविवेक का विषय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें राष्ट्रपति अपनी बात को नहीं बोलता है। मंत्री परिषद ये भी पूछता है कौन अभिभाषण को तैयार करता है, तो मंत्री परिषद करता है। और इसमें सरकार की उपलब्धियों, आगामी कार्यक्रमों, वर्तमान का जो एजेंडा है सरकार का, उस सब का विवरण होता है। इसीलिए इसको राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर तैयार नहीं करता इसकी विषय वस्तु को, बल्कि मंत्री परिषद तैयार करता है। इसीलिए दूसरा गलत है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सही है, तो केवल पहला सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा 1। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, या कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है इनमें जो राष्ट्रपति के कृपा रहने तक या इच्छा होने तक अपने पद को धारण करता है। तो CAG नहीं, इसका नियम है, कार्यकाल है, इसकी व्यवस्था है संविधान में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के कृपा तक, इच्छा तक अपनी पद को धारण नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ भी वही चीज़ है, इसको भी महाभियोग के थ्रू हटाए जाने का प्रावधान है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रक्रिया है उसी द्वारा हटाया जाएगा। इसके बाद है महान्यायवादी। और महान्यायवादी के बारे में संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। यानी जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी रहे तब तक यह, यानी महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अपने पद को धारण करेगा। उपर्युक्त ये सभी, ऐसा नहीं केवल महान्यायवादी होगा, तो आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 95 पूछता है कि निम्नांकित में कौन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत नहीं थे। देखिए, भारत में सामान्यतया यह परंपरा रही है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को धारण किए हुए हैं वही सामान्यतया राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति के पद को धारण करने से पहले वो उपराष्ट्रपति के पद को धारण किए हुए रहते हैं। ये सामान्य परंपरा रही है। लेकिन इस परंपरा में कहीं कहीं क्या हुआ है कि इस परंपरा का कहीं कहीं ये अपवाद भी आया है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति नहीं है लेकिन वो राष्ट्रपति के पद को धारण कर लिया है, और ऐसा व्यक्ति या इस ऑप्शन में नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन में NS रेड्डी होगा, नीलम संजीव रेड्डी होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे बल्कि लोकसभा अध्यक्ष थे। और आप सभी NS रेड्डी पर एक और फैक्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं कि वह एकमात्र कौन सा व्यक्ति है जो आज तक भारत के संवैधानिक इतिहास में निर्विरोध, बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, वो भी यही है। तो NS रेड्डी से 2 क्वेश्चन हमारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ये पूछता है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी है, यानी वह कौन संवैधानिक अधिकारी है या संविधान किस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे और किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में रखे। अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, SC और ST के निर्धारण का अधिकार किसको है? कौन सा संवैधानिक अधिकारी किसी जाति को SC में ला सकता है या ST में ला सकता है? निश्चित रूप से यह हमारा प्रेसिडेंट ही है। और आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करता है, और आर्टिकल 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग आपको प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के तहत निम्नलिखित किस मामले पर राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए कानूनी सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय अपना सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है? अब देखिए, हमारा संविधान का अनुच्छेद 143 लिखता है कि राष्ट्रपति कुछ खास मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है ना। और सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि ऐसे मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई सलाह दे दिया तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, यानी दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पक्ष है। एक्चुअली क्या होता है कि 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस करता है, मांगता है, और एक ऐसा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए तो बाध्य नहीं है, लेकिन एक ऐसा मामला है जहां अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांग लिया तो वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस देने से इनकार नहीं कर सकता, यानी वह बाध्य है। हालांकि इन दोनों मामलों में जो एडवाइस दिया गया उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रेसिडेंट कॉम्पेल नहीं है, बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता की बात करें तो एक मामले में अगर वो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट अगर एडवाइस मांगता है तो वहाँ तो वो एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक ऐसा मामला है जहाँ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस मांग दिया, सलाह मांग दिया, तो वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता, वहाँ बाध्यता है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा तकनीकी रूप से देखें। पहला है, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, अगर किसी सार्वजनिक मुद्दा पर कोई कानूनी प्रश्न उठता है और इस मुद्दा पर अगर प्रेसिडेंट सलाह मांगता है,
यहाँ संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री है, वो चाहे तो सलाह दे सकता है, चाहे तो सलाह नहीं भी दे सकता है। और अगर कोई सलाह दिया तो प्रेसिडेंट चाहे तो मान सकता है, चाहे तो नहीं मान सकता है, या इसको सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। इस मामले में दोनों फ्री है। लेकिन दूसरा जो यह मामला है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौता, अर्थात संविधान के लागू होने से पहले का अगर कोई संधि या समझौता है या किसी प्रकार का इस कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उससे संबंधित अगर मुद्दा उठ गया और उस पर ने प्रेसिडेंट अगर आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांग दिया बच्चा लोग, तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ सुप्रीम कोर्ट इग्नोर नहीं करेगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ये बाध्यता है। तो सामान्य में हम लोग पढ़ते हैं कि बाध्यता नहीं है, लेकिन दो अलग अलग मैटर में जब देखें तो इस मैटर में कोई कंपल्सन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपल्सन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले का कोई मुद्दा है कानूनी, और उस पर अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांग दिया सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉम्पेल होता है ना। हालांकि दोनों मामले में से किसी में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया, उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट कहीं कॉम्पेल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कंपल्सन की बात करें तो पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई कंपेल नहीं है, और दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास कंपल्सन होता है और उसको सलाह देना ही पड़ता है, मैंने बाध्यता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाध्य नहीं है, तो केवल पहले वाले मामले में बाध्य नहीं है, दूसरे वाले में बाध्य है, उसको सलाह देना ही पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ध्यान रखना होगा, ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, और विद्यापीठ लगातार आपके समक्ष तार्किक और उपयोगी प्रश्न को लेकर आता है। जो प्रश्न आप खुद बना लेंगे उसकी चर्चा विद्यापीठ में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है 98, भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में किसे संसद के समक्ष रखवाता है? तो राष्ट्रपति चूँकि सरकार का मुखिया है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इससे कनेक्टेड हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को पावर है वो संसद के समक्ष रखवाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उसे संसद के समक्ष रखवाता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे एक केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा को निश्चित रूप से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जिसको आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है, वो जो रिकमेंडेशन करता है प्रेसिडेंट के पास, उसको वो संसद के समक्ष रखवाता है। बिल्कुल। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी के रिपोर्ट को नहीं। एक्चुअली क्या है कि पीएसी रिपोर्ट डायरेक्टली अपने पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बनता है, ये थोड़ा घुमा हुआ मामला है। एक्चुअली क्या होता है कि सीएजी अपना रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट को देता है, सीएजी जो सरकार के खर्चा की जांच करके अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, तो प्रेसिडेंट इसको संसद के समक्ष रखवाता है और संसद फिर सीएजी के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, उसकी विसंगतियों पर ध्यान देने के लिए लोक लेखा समिति का गठन करता है, और लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास फिर नहीं आता है। सीएजी का रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने सीएजी के रिपोर्ट को दे दिया संसद के समक्ष, और संसद उस रिपोर्ट को फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति को सौंपती है। तो सीएजी का, पीएसी का रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास आता नहीं है, तो प्रेसिडेंट द्वारा इसको संसद के समक्ष रखवाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, सीएजी का जो रिपोर्ट है, सीएजी का प्रतिवेदन इसको रखवाता है, तो ये इंटर रिलेटेड है। तो फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को रखवाता है, रिकमेंडेशन को रखवाता है, सीएजी के रिकमेंडेशन को रखवाता है,
और CAG का जो रिपोर्ट है उसी पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट में आपको ये लोक लेखा समिति का गठन किया जाता, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो CAG के रिपोर्ट को प्रेसिडेंट रखवाता है आपको संसद के समक्ष, ना कि PAC के रिपोर्ट को। तो 2 नहीं होगा, पहला होगा, तीसरा होगा। और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को हम सभी जानते हैं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 338A 338A में यह व्यवस्था है कि 338 में अनुसूचित जाति के लिए है और 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो संविधान लिखता है कि राष्ट्रपति के समक्ष जब अनुसूचित जाति से संबंधित राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन अनुसूचित जाति के हित में कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को देता है तो प्रेसिडेंट उसे संसद के समक्ष रखवाएगा। तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को रखवाता है, CAG के रिपोर्ट को रखवाता है और SC कि नेशनल कमीशन अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के रिपोर्ट को भी रखवाता है। आंसर होगा 1, 3, 4। तो पहला में केवल 1 है, नहीं होगा। दूसरा में केवल 2 और 4 है, नहीं होगा। तीसरा में 1, 3 और 4 है, क्योंकि 2 को छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा तीनों होगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर होगा C। इसका आंसर होगा C, है ना। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इलैबोरेटेड वे में पढ़ा, तार्किक ढंग से पढ़ा। मेरा विश्वास है अगर बच्चे ठीक से वीडियो को देखें और सुने गौर से कंटेंट को तो निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा और सभी तार्किक प्रश्न बनेंगे। और अगर BPSC विद्यापीठ का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग विद्यापीठ उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।